अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बीएससी और बीएस कोर्सेज में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू किया हुआ था, उसी को हम आगे कैरी करेंगे। और इसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ब्रीफली जो है बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड ड्राइव हुआ है जिसका खुद मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल मटीरियल्स, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये तकरीबन ऑल मटीरियल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द करंट कंडक्शन थ्रू द वैक्यूम गैस एंड सेमीकंडक्टर। अब जब ये गैस में पास करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं। ठीक है, इवन हर चीज़ में जो है वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसने हमारे इंसानों के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं। इवन के हमें क्रेडिट देना चाहिए उन फिजिसिस्ट को या उन इंजीनियर्स को जिन्होंने इसके ऊपर फंडामेंटल जो इसकी थी इसके ऊपर काम किया, और काफ़ी चीज़ें थी वो हमारी आज गो थ्रू स्मूथ हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हमें देखा जाए तो हर शोबे में कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रही है। अगर आप आज देखते हैं सेल फोन से लेके कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही मरहुन मिन्नत है। और इसको हम ब्रीफली जैसे जैसे लेक्चर्स को आगे लेके चलेंगे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन सब की एप्लीकेशन को। लेकिन जो इसकी बुनियादी जो सबसे पहले जिन्हीं से आगे इलेक्ट्रॉनिक्स मज़ीद जो है एक्सपैंड होती है उन हम एप्लीकेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जी रेक्टिफिकेशन का अमल होता है। जी रेक्टिफिकेशन क्या है? जी रेक्टिफिकेशन के अंदर हम और कुछ नहीं करते। रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं जी, एसी करंट को हम कन्वर्ट करते हैं जी डीसी के अंदर। ठीक है, आपके पास पल्स होती है कुछ इस तरह से एसी, हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह की पल्स होती है, बोथ पोलैरिटीज़ रखती है, आप उसको क्या करते हैं सिंगल पोलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या है कि फ़र्ज़ किया मेरे पास यही सिग्नल है और मैं क्या करना चाहता हूँ जी, इसको एम्पलीफाई करना चाहता हूँ, यानी इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं बाई यूजिंग ट्रांजिस्टर। उसके बाद आता है जी हमारे पास कंट्रोल। कंट्रोल क्या है जी, आप आजकल बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, आप देखते हैं कि जैसे ही आप डोर के पास जाएंगे दरवाज़ा खुद ब खुद अपने आप खुल जाता है। हम वहाँ पे लेज़र को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉजिक गेट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं उसको ऑटोमेटिक बनाते हैं। उसके बाद फायर अलार्म, ठीक है, वोल्टेज का कंट्रोल करना, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एसी का जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो एसी अपने आप बंद हो जाता है। तो ये सारा हम लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं इस कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद आता है जी जनरेशन। जनरेशन हमारे पास क्या जी, यहाँ पे आप जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि एसी को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डीसी के अंदर। और जब आपने डीसी को कन्वर्ट करना हो एसी के अंदर तो आप ओसिलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओसिलेटर को इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी कि आप सोलर सेल, आपको पता ही है सोलर एनर्जी, कि आप लाइट यानी फोटॉन्स को इस्तेमाल करते हुए इसी लाइट को करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी इंटू लाइट। जिस तरह हमने फोटो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, अब इसका ये क्या होगा, रेसिप्रोकल है एक तरह का, यानी इसका उल्टी है कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जिसके अंदर आप लाइट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसी तरह फोटो डायोड को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर जी, लाइट के अंदर। लेज़र इसकी भी गुड एग्जांपल हैं। ठीक है, इसको हम आगे जाके मज़ीद हम देखेंगे। इन सारे जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे हमने डिस्कस की इन सारी को हम आगे जाके ब्रीफली स्टडी करेंगे। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन का समझना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर, और एटम एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसमें कहा जाता है कि इट इज़ मोर देन 100 पार्टिकल्स होते हैं वो इस एटम के अंदर मौजूद होते हैं बैक वक्त। लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थीरीज इसके लिए पेश की एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे वैलिड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं वो और किसी की नहीं, नील बोहर की है, जिसको उसने 1913 में पेश किया। अब उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जी आपके पास एटम जो है और कुछ नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी तादाद और उनकी अपने एटम में मौजूद अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो 3 पार्टिकल्स को करते हैं कि उस एटम के अंदर क्या होता है जी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, जो क्या होता है जी, पॉजिटिवली चार्ज होता है और हैवी होता है एज कम्पेयर टू इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इससे आउटर मोस्ट जितना भी हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का। ठीक है जी। उसके बाद
इन्हीं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, शेल, या जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ये शेल और ऑर्बिट्स इसके अंदर होते हैं। और हर ऑर्बिट क्या रखता है अपने अंदर, एक डिफाइंड एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम शेल या इसकी शेल में इजाफा होता जाएगा, यानी ये जितने दूर होते जाएंगे इनके एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करते जाएंगे, हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास और क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस होता है यही सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव होता है और यही इस पूरे एटम का वेट बनाता है, ठीक है। क्योंकि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास काफ़ी कम होता है, और आपके पास जो एटम का मास है वो कौन बनाएगा जी, या एटॉमिक वेट जिसको हम कहते हैं, ये होता है जी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है जी कि इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बहर नील बोहर की थ्योरी के मुताबिक, कि आप ये नहीं है कि इन शेल में अपनी मर्जी से जो है, अपनी मर्जी तो खैर नहीं हो सकती कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी के बगैर, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इन शेल में जो है वो नहीं रह सकते। हर शेल की अपनी डिफाइंड एनर्जी होती है और वो एनर्जी जिन परमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास होगी वही वहाँ पे रिवॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2n², आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। या मैं एक और बात बताता चलूं कि आपके पास ये सिंपल हमने यहाँ पे शेल बनाए हैं। अब इन शेल्स के आगे सब शेल्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात डिस्कशन नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ यहाँ पे इन शेल्स को ही कहते हैं। इन शेल को हम बिलतरतीब क्या बोलते हैं जी, इसको हम पहले को के बोलते हैं, दूसरे को एल, एम, और इसी तरह बाय कन्वेंशन इसको एन, सो ऑन, ये चलता जाएगा। और आपके पास जो के शेल है उसकी एनर्जी जो होगी, इसके पास को हम बोलेंगे E1, एल वाले के पास एनर्जी होगी E2, इसी तरह ये E3, और ये क्या है जी E4, और इसी तरह ये सो ऑन चलती जाएगी। अब आपके पास जो पहला शेल है उसमें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होंगे वो कितने होंगे जी, 2, सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने होंगे, 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे जी, 18 मौजूद होंगे। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, जिस तरह हमारे पास ये शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो है इसको हम बोलते हैं जी वैलेंस शेल, और इसमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं कि आपके पास कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल जो है वो इंसुलेटर है, और कौन सा मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर है। या इसको और सादा करें तो कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास ये वैलेंस शेल होता है, ये डिफाइन करता है कि आपके पास मटेरियल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में ये जो बाकी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी है, मैंने यहाँ पे एक एटम बनाया जिसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसके बाद अगले शेल में यानी कि एल शेल में कितने जी 8 हैं, उसके बाद वाले में कितने जी 18 हैं। तो ये सारा यहाँ तक तो कम्प्लीटली फील्ड है। इस पूरे जो हमारे पास ये कम्प्लीटली फील्ड है इसको हम बोलते हैं कोर का नाम देते हैं, इसको हम नाम देंगे जी कोर का, और कोर के बाद वाला जो शेल है उसको हम नाम देंगे वैलेंस शेल का। क्लियर होगी बात। उसके बाद आती है जी हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एटम को हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अब एटम से ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं इसके टाइनी पार्टिकल को, जिसको हम क्या बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डील करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को डील करती है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है यही इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो बनाती है या उसमें पार्टिसिपेट करती है या उसमें मदद देती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है जो टाइनी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका मास जो होता है अपने चार्ज की निस्बत बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होता है, इतना कम कि इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं अक्सर औकात। ठीक है, इसकी कुछ हमारे पास क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
kg है। उसके बाद इसका रेडियस होगा वो 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो निकालेगी इसकी, तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आई है। और ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो चार्ज है वो मैस की निस्बत मच ग्रेटर है। समझ आ गई बात? और ये क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हर वक्त मोशन के अंदर रहता है, हर वक्त जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, स्पिन करता रहता है।
जिसकी वजह से ये क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो के अकॉर्डिंगली कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके मास की निस्बत क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि चार्ज टू मास रेशियो जो है चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है और मास इसका जो है वो कम है, तो यहाँ पे ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर जो है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको टोटली इन्फ्लुएंस करेगी, यानी ये जब भी उसमें से पास करेगा तो डिफ्रैक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसके जो नील बोहर की जो थ्योरी के अकॉर्डिंगली एनर्जी की डिस्कशन में आता है वो है जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह की एनर्जी पोज करता है। वन इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों है जी, एवरीबडी नोज डैट काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट द ड्यू टू मोशन। ठीक है जी, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन हर वक्त क्या रहता है, वो अपने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसके पास क्या होगी जी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहेगी। उसके बाद ही पोटेंशियल एनर्जी है जी। पोटेंशियल एनर्जी जो इसके ऊपर होती है वो ड्यू टू द चार्ज ऑन न्यूक्लियस होती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर होता है जी, आपके पास पॉजिटिव प्रोटॉन जो है ये जितना ग्रेटर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है ये पोज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे E1 इज़ लेस देन E2, यानी जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस से इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ये है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ऑर्बिट्स का वैसे वैसे एनर्जी भी क्या करेगी, ज़्यादा पोज करेगी। अब इन्हीं को लेके हम आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आगे जाके हमने बैंड 3p जंक्शन पी टाइप एन टाइप को समझना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक एटम जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अक्सर बच्चों के जहन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वैलेंस शेल जो होता है वो क्या होता है। अक्सर जो है मुझे क्वेश्चन ये सुनने को मिलता है जी कि आपके पास जो वैलेंस शेल है उसके अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जो आउटर मोस्ट लास्ट है, फर्ज के मेरे पास ये लास्ट शेल है तो इसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेल अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है बाय अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। आपको पता है कि किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है वो डॉक्टेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, यानी 2 या 8। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्योंकि बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 8 को ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी आउटर मोस्ट शेल के लिए। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, मेरे पास जिस तरह ये एटम था इसमें K, L, M और N है, तो N वाला यहाँ पे मेरे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, तो मैंने इसको नाम दिया वैलेंस और इसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हो सकता है मेरे पास कोई और एटम हो, ठीक है, और एटम हो जिसमें क्या हो कि खाली M शेल तक हो, तो इसमें क्या होगा कि आखिरी शेल कौन सा फिर M शेल होगा, तो मैं उसको ही क्या नाम दूंगा, वैलेंस शेल का नाम दूंगा। और इसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 आने चाहिए। मतलब ये कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट यानी लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ये वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, और उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, और उनकी तादाद जो है वो 8 होनी चाहिए। और यही इनकी तादाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फिर बताता चलूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिटरमाइन करेगा कि आपके पास जो मटेरियल है, जो आपके पास मौजूद मटेरियल है वो क्या आया कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, न्यूट्रल है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो हमें बताएगी कि ये आपके पास मटेरियल कौन सा है। आई होप सो कि आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसी को आगे कैरी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के को लेके आगे चलेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के वो किस तरह डिफाइन करते हैं, और साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। तब तक ये अल्लाह हाफिज़।